Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 10, welcome to your chemistry class. Today we are going to complete the exercise of chapter Acids, Bases and Salts. These MCQs and short answers present in exercise are given on page number 46 and onwards in your chemistry textbook. So first we are going to solve MCQs which are mentioned on page number 46 of your book. Starting from, a base is a substance which neutralizes an acid. Which of the substance is not a base? इसमें से जैसा कि आपको पता है कि एक न्यूट्रलाइजेशन मेथड के हवाले से एक डेफिनेशन है कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है. एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So one of the substance in these four option is not a base. इसमें से कोई एक substance जो है वो base नहीं है. So starting from aqueous ammonia, sodium chloride, C, sodium carbonate and D is calcium oxide. So all A, C and D are related to any acid or base substance, but one is not any acid or base as well, and it is sodium chloride having formula NaCl. Clear? Number 2, Lewis acid base concept have the following characteristic except. Lewis acid base concept में मंदरज झेल खुसूसियात होती हैं सिवाय एक के. इनमें से एक खुसूसियत, एक कैरेक्टरिस्टिक Lewis acid base से related नहीं है. And which is the correct answer here? D is the correct answer, because donation and acceptance of a proton is normally not related to Lewis acid base concept. हम अगर Lewis acid base को रिवाइज करें, रिकॉल करें, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर से ताल्लुक़ रखता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन, दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. Now the third one, acetic acid is used for. Acetic acid जो कि एक एसिड है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? So option number A is correct. It is used for flavoring food. ये खुराक में या जो भी खाना आप तैयार करते हैं उसमें फ्लेवर के तौर पर ऐड किया जाता है, जायके को बढ़ाने के लिए इसे डाला जाता है. Number 4, a salt is not composed of. सॉल्ट इनमें से किस चीज़ से मिलकर नहीं बनता? सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज़ करेक्ट? सॉल्ट किस चीज़ से मिलकर नहीं बनता? एक सॉल्ट मिसाल के तौर पे है आपके सामने NaCl हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज़ कैटाइन एंड एनाइन. इसका मतलब है कि सॉल्ट के अंदर मेटालिक कैटाइन यानी सोडियम मौजूद है, नॉन मेटालिक एनाइन यानी क्लोराइड आयन भी मौजूद है, एनाइन ऑफ अ बेस और एनाइन ऑफ एन एसिड में से कोई एक ऑप्शन आपके पास सही होगा. एनाइन ऑफ एन एसिड यानी ये एनाइन है और ये कहाँ से आया है? ये एसिड से आया है. ये क्या है? सोडियम. ये आपका कैटाइन है. ये कहाँ से आया है? ये आपके मेटालिक यानी मेटल से आया है, मेटालिक कैटाइन कहलाता है, और ये बेस से आया है. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बिकॉज एनाइन ऑफ अ बेस से कभी भी आपको एनाइन यानी नेगेटिव आइंस के हामिल जो भी आपके रेडिकल्स होते हैं या आइंस होते हैं वो वहाँ से यानी बेस से डिराइव नहीं होते. नंबर 5, इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट. अगर किसी लिक्विड की pH वैल्यू 7 हो तो इसको क्या होना चाहिए? इनमें से ऑप्शन अगर ध्यान से आप पढ़ें तो हमने देखा था कि pH की 3 कैटेगरीज हमने बनाई थी. इफ़ pH इज़ 7 देन लिक्विड or a substance has neutral nature. If the pH is less than 7, अगर pH less than 7 हो तो कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस होता है वो एसिडिक नेचर रखता है. इसी तरीके से अगर pH more than 7 हो तो फिर एल्कलाइन या बेसिक नेचर का हामिल एक सब्सटेंस जो है वो बनता है. सो हियर आंसर C, ऑप्शन C इज़ करेक्ट. इट इज़ और इट विल बी न्यूट्रल, इट मस्ट बी न्यूट्रल यानी सॉल्ट या जो भी आपकी सब्सटेंस जिनकी pH वैल्यू 7 के बराबर है
तो इट मस्ट बी न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल पर होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया। और थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि मोर देन और ग्रेटर देन अगर पीएच आपकी वैल्यू आ रही है 7 से, so your substance will be or liquid will be alkaline or basic, alkaline or basic. Now MCQ number 6, a salt always, इनमें से salt हमेशा किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? So we know that salt, for example sodium chloride is made up of ions. Which two ions are present in the formation? Sodium, which is cation, and chloride, it is an ion, so contains ions. A option is correct. Then the seventh one is dilute acid react with carbonates to produce the given product except. dilute acids जब carbonate से react करते हैं तो जो आपके products बनते हैं इनमें से एक product नहीं बनता। तो dilute acids आप कोई भी ले लीजिए, for example हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप इनका रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट से करें, कार्बोनेट मीन यू कैन टेक सोडियम कार्बोनेट लाइक, तो दोनों के रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका होता है सोडियम को अगर आप Cl से कंबाइन करें तो ये आपका एक सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, अलॉन्ग विद यहाँ पर आपके पास आ रहा है HCO3, तो इसका मतलब है आपके पास एक गैस बन रही है CO2 एंड अलॉन्ग विद इट water is also formed, H2O is also formed. Now अब आप इन प्रोडक्ट्स को देखिए कि गिवन प्रोडक्ट्स में आपके सामने कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर मौजूद है, फॉर्मेशन उसकी हो रही है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का जो है नाम तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ फॉर्मेशन में मौजूद नहीं है। सो सॉल्ट बिल्कुल सही है कि सॉल्ट यहाँ मौजूद है NaCl। हम पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट सिवाय कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं बना, तो वाटर भी बना है, नज़र आ रहा है आपको H2O, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है CO2, इट मीन्स विच प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, सो हाइड्रोजन इज़ नॉट फॉर्म, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज हाइड्रोजन इज़ नॉट सीन in the product side. Now on page number 47, the next MCQ is number 8. In the preparation of insoluble salts, which one of the facts is incorrect? Insoluble salts की तैयारी में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत नज़र आ रही है, गलत लग रही है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो insoluble salts की तैयारी में क्या होता है कि एक soluble और दूसरा भी सॉल्युबल, यानी दो सॉल्युबल सॉल्ट्स आपस में मिक्स होते हैं जिससे एक इनसॉल्युबल और दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट तैयार होता है। सो इनसॉल्युबल सॉल्ट की तैयारी में दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के मिक्स होने के बाद एक इनसॉल्युबल और दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट बनना चाहिए। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है? सो टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों सॉल्युबल सॉल्ट मिक्स हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें दो सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, एक इनसॉल्युबल और दूसरा सॉल्युबल है, तो एक ये स्टेटमेंट हमारी कुछ दुरुस्त है, सो बी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो वन ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस इज इनसॉल्युबल, इसमें से एक सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इनसॉल्युबल है, तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नाउ डी, बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस आर इनसॉल्युबल, अब कह रहे हैं कि दोनों सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दोनों इनसॉल्युबल हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक इनसॉल्युबल है और दूसरा सॉल्युबल है, सो डी ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके आ रहे हैं जो कि आई थिंक मिस्टेकनली उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन आपने दोनों को इनसर्कल यानी इसको टिक कर दें या सर्कल कर दें। Now the next one, a reaction between an acid and a base produces, किसी भी एसिड और बेस के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स आते हैं या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या हैं? सो आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर कि जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी एक एसिड जब बेस के साथ इसका रिएक्शन होता है, एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, एंड ऑलवेज अ सॉल्ट along with water is formed, यानी salt और water produce होते हैं। So here
In number 9, the correct answer is salt and water. Now number 11, what is the pOH of a 0.02 molar solution of calcium hydroxide? So we have to find out here by with the help of calculation. Calcium hydroxide is a base or alkaline solution having molarity or molar solution or concentration 0.02 m. Along with pOH we have to find out. pOH means power of hydroxide ion. So we know that by applying this equation or formula, power of hydroxide ion or power pOH is equals to minus log to the base 10 multiplied by molar concentration of hydroxide ion. So by using this equation, I am going to solve it on now board. According to the question, we have been provided with given data, and our ionization reaction says that when calcium hydroxide is ionized in water, it produces calcium ion along with hydroxide ions. As you can see, calcium ions and hydroxide ion, and here 2 number represents the number of hydroxide ions, so we will write 2 here in order to balance the equation. Now this reaction is called ionization reaction or ionization process. Along with it, we have to find out that what is given in the question. So in the question, the concentration of calcium hydroxide is given in terms of hydroxide ion, because calcium hydroxide is a base. It is an alkaline solution, and base actually contain hydroxide ion, while any acid contains hydrogen ion. So this is the basic difference. So concentration of hydrogen ion in the question is 0.02 molar concentration. Now from this concentration of hydrogen ion, we are going to write another statement, that is the scientific notation of this number. How we will write the scientific notation? That we know that the number is 2 multiply. Now we are going to write down the power of 10. So 10 and the power of 10 means that before point there is no number, and after point we will move to that number where the exact digit is present. So यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं. ये क्लियर होगी बात. कैसे मूव किया हमने? पॉइंट से हम 2 तक जा रहे हैं, तो पॉइंट से 2 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने बीच में नंबर्स आ रहे हैं? 1 and 2, यानी सेकेंड प्लेस वैल्यू पर हमें नंबर मिल रहा है. सो हेयर वी विल राइट 2. क्लियर? क्यों लिखा हमने 2? क्योंकि हमारे पास जो प्लेस वैल्यू आ रही है आफ्टर पॉइंट और डेसिमल वो 1 2 तक आ रही है. और 2 का मतलब ये नहीं कि हमने 2 यहाँ से लिख लिया, बल्कि अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर होता 0.003 और हमें कहा जाता है कि इसकी 10 की पावर बनाएं, तो हम क्या करते? 10 की पावर को हम कैसे बनाते हैं? हमारे पास नंबर कहाँ पर आ रहा है, जिस प्लेस वैल्यू पर आ रहा है वही हमारी जो है वो प्लेस वैल्यू बन जाएगी. जैसे 1 2 3, तो यही हमारे पावर में आ जाएगा. और चूँकि आपके पॉइंट से पहले 0 है, लिहाजा साइन आपका माइनस में आ जाएगा. और आप चूँकि मूव कर रहे हैं किस तरफ? पॉइंट से राइट प्लेस की तरफ. अगर आप पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ प्लेस यानी प्लेस वैल्यू अपनी बढ़ाते तो ये पावर आपकी प्लस में आती. और यू कैन टेक एनी अदर एग्जांपल लाइक 0.04 मिसाल के तौर पर आप ले लें, तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी? ये वैल्यू आपकी बनेगी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर. आप कैसे लेंगे? अब अगेन आपने प्लेस वैल्यू तक पहुंचना है एंड द नंबर इज़ 4. तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हो गए? 0 4, 2 नंबर. तो आपके यहाँ पर पावर 2 होगी और आपका माइनस में आपकी पावर होगी, क्योंकि आप प्लेस वैल्यू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Now we have to find out the number of hydroxide ion which are present in calcium hydroxide. So we will write here number of hydroxide ions. तो number of hydroxide ion कितने हैं यहाँ पर? 2. Here we have mentioned 2 as well. So number of hydroxide ions are 2.
नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, इसका मतलब है हमारे पास एक हाइड्रोक्साइड आयन की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो दी हुई है, हमने 2 की फाइंड आउट करनी है। एक की हमारे पास ये आ गई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमें एक के अकॉर्डिंग नहीं मालूम करना, हमने दोनों आयन्स को जो है यहाँ शामिल करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, यानी हम यू भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और हमने यहाँ पर साइन कौन सा रखना है, माइनस, क्योंकि हम किस तरफ गए थे, राइट साइड। तो हमारे -2 ये हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो एक हाइड्रोक्साइड आयन की आपकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक ये है, हमने 2 की मालूम करनी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर विल बी 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2m। तो ये आपके पास आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? तो यहाँ से अब आपने इस वैल्यू को अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, बट बिफोर दैट हम ये करेंगे कि हम मालूम करेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, रिक्वायर्ड थिंग हमने यहाँ पर लिखनी है। एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर, हमने क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, POH की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमें किस तरह से मालूम होगी, बाय अप्लाइंग द इक्वेशन। एंड व्हाट इज़ आवर इक्वेशन, तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है या हमारी जो कैलकुलेशन है, जो भी आप लिख दें, यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देते हैं या अपनी कैलकुलेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए और ये कैलकुलेशंस जो है वो आपकी हेल्पफुल हो जाएंगी आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और POH इज इक्वल्स टू -log to the base 10 to the molar concentration of हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपने इक्वेशन अपनी याद कर लेनी है कि इसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, -log एज इट इज़ ही होगा। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन आपने क्या लिखना है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -2 विल बी the exact value which will be put in hydroxide or instead of hydroxide ion. After writing this you have to apply your logarithm rules। क्या है वो logarithm rule के माइनस आपने रखना है यहाँ पर बाहर, और ब्रैकेट में अब आपने वैल्यूज़ लेके आनी है, क्योंकि log आपने 4 के साथ भी लिखना है और log को आपने 10 की पावर -2 के साथ भी लिखना है। So first one is the log 4, then we know that in log multiply will be changed into the plus sign। in the similar manner जो divide होता है वो माइनस में हो जाता है, and then again log, यानी आपके पास -log है तो log 10 की पावर आपके पास आ जाएगी -2। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने क्या करना होगा, आपने अब ब्रैकेट अपने खोलने, ब्रैकेट को ओपन करना है, -log 4, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, और अंदर प्लस है। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो अंदर की साइन आपकी चेंज होके ये किस में आ जाएगी, माइनस में। एंड द रिमेनिंग थिंग आप इसको एक और नोटेशन में लिखते हैं, दैट इज़ 2 log 10 और टू द बेस 10। क्लियर हो गई ये बात? नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू राइट -log 4, and along with it we know that if we will find the log 10, then what will be the value of log 10? it is equals to 1। जब आप log 10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगी आपकी, log 10 is equals to it is 1। क्लियर? सो आफ्टर राइटिंग -log 4, अब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ये -2 यहाँ पर आपके पास आ गई, और अब यहाँ पर माइनस आपके पास जो वैल्यू आती है वो प्लस में आती है। सो वी विल राइट 2 हियर, एंड वी ऑल्सो नो दैट log 10 इज इक्वल्स टू 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। नाउ -log 4 + 2, अब हमने इसके साथ क्या करना है, इस वैल्यू के साथ कि हमने इसकी थोड़ी सी चेंज ऑफ प्लेस करना है, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अब हमने अलॉन्ग विद इट इसका जो साइन है 2 का यहाँ पर प्लस ही में आ जाएगा, -log 4 इसके साथ लिख देना है, -log 4, क्योंकि अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
सो इज़ इक्वल्स टू वंस अगेन 2 और अब हमने क्या करना है, हमने log 4 फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज़ log 4? log प्रेस करके फिर 4 आप प्रेस करेंगे इज़ इक्वल्स टू, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0.602 अप्रॉक्सीमेट आपके पास आंसर आ रहा है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने माइनस करना है, यानी 2 को 0.602 से माइनस करना है। तो मैं 2 प्रेस कर रही हूँ, माइनस 0.602, आंसर क्या आया मेरे पास 1.398। सो फाइनली वी आर फाइंडिंग द रिज़ल्ट, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है, दैट द POH ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो हमने 0.02 में मालूम किया, इट इज़ 1.398। सो दिस विल बी द आंसर। Now students, come back to your MCQ number 11. What is the POH of a 0.02 m calcium hydroxide solution? So आंसर जो हमारा आया था वो था 1.398 अप्रॉक्सीमेट। तो हमारा जो क्लोज्ड आंसर आ रहा है ये 1.397 और 1.398 अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारा बी ऑप्शन के साथ करेक्ट है। Which one of the following species is not amphoteric? So we must know that what is amphoteric first. Amphoteric substances are those which act as acid as well as base as well. So here water is an amphoteric substance. Ammonia is not an amphoteric. So B option is correct. The product of Lewis acid base reaction is called adduct. As we know that जब Lewis acid और Lewis base आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम अडक्ट कहते हैं। एंड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द अडक्ट स्पीशी इज़, कौन सा बॉन्ड बनता है, टाइप ऑफ बॉन्ड उन्होंने पूछा है, एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 14, द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसी भी सॉल्ट के अंदर आपको पता है कि पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्ट के अंदर किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं? सो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स। वो सॉल्ट को एक मखसूस शक्ल देते हैं, तो एक मखसूस शेप देने के लिए, एक डेफिनेट शेप क्रिस्टल्स की हो, इसके लिए उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का होना ज़रूरी है। 15th one now. You want to dry a gas, which one of the following salt you will use? अगर आप एक गैस को ड्राई करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से सॉल्ट को आप ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे? ड्राइंग एजेंट। सो मैंने आपको बहुत सारे सॉल्ट्स के यूजेस बताए थे, जिनमें से कुछ सॉल्ट्स का जो है वो ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी काम होता है। ड्राइंग एजेंट का क्या काम होता है? ड्राइंग एजेंट ऐसे सॉल्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर से लिक्विड स्पेशली वाटर को रिमूव करते हैं। तो अगर आपने गैस को ड्राई करना है, यानी गैस को वाटर फ्री करना है, तो आप इनमें से कौन से सॉल्ट को ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे? सो दैट सॉल्ट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज एज ड्राइंग एजेंट। 16th one now. Ferric hydroxide having formula FeOH taken thrice. मेक श्योर कि आप इसको देख लीजिए कि ये टेकन ट्वाइस नहीं है, टेकन थ्राइस है। दैट इज़ फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर ये 2 होता तो हम इसको पढ़ते फेरस हाइड्रोक्साइड। सो इट इज़ प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ सोल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड FeCl3। एक रिएक्शन है जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड जब बेस के साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीज़ फॉर्म हो रही है? फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद द सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट। एक बेस की फॉर्मेशन हो रही है और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं एक सॉल्ट की फॉर्मेशन भी आप इसको कह रहे हैं कि, और साथ साथ एक सॉल्ट आपका बन रहा है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज़, इसमें आपके फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो आपको पता है कि ये सोडियम क्लोराइड तो आपका डिज़ोल्व हो जाएगा और डिज़ोल्व फॉर्म में इसके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड की जो पीपीटी होगी यानी प्रेसिपिटेट होगी उसका कलर पूछा है कि वो कलर किस कलर में
सेटल डाउन होंगे। तो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज़ ब्राउन, while the color of ferrous hydroxide FeOH taken twice is dirty green. So you have to remember that ferric hydroxide अगर आपके पास फॉर्मूला आ जाए FeOH taken thrice not twice, तो ये आपका क्या कौन सा कलर देगा PPT का? ब्राउन। Now students, open page number 48 of your book, on which you will find the 17th MCQ, and according to it, which ion is conjugate base of sulfuric acid? So we know the formula of sulfuric acid, it is H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ख़ुद एसिड है, इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि फॉर्म्ड होती है बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू एन एसिड। ठीक है, एसिड को प्रोटॉन डोनेट करने से जो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का आपकी जो कॉन्जुगेट बेस बन रही है इस एसिड की, वो कौन सी है? H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें एंड द रिमेनिंग 1 आपके पास बनता है HSO4। सो करेक्ट आंसर इज D, HSO4 हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ल्यूइस बेस? इसमें से कौन सी ल्यूइस बेस है? जैसा कि आपको पता है कि ल्यूइस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन जो पढ़ी थी वो थी अमोनिया। सो अमोनिया हेयर इज़ यूज्ड एज ल्यूइस बेस while the remaining are the Lewis acids. According to the Lewis concept, acid is a substance which can. Lewis concept के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि ल्यूइस एसिड क्या है। ल्यूइस एसिड एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, तो ये क्या करता है? डोनेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेप्शन ऑफ प्रोटॉन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बी और डी में से आपके पास एक ऑप्शन करेक्ट है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज Lewis acid is a molecule or ion which accepts a proton or pair of electron। हम प्रोटॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, a pair of electrons। Lewis acid की डेफिनेशन दोबारा सुनिए कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल और आयन होता है जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल और आयन से या किसी दूसरे सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को हासिल करे, और जो इनको डोनेट करता है वो Lewis बेस कहलाती है विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now given dissociation constant of water is equals to molar concentration of hydrogen ion to the molar concentration of hydroxide ion, the value is given in front of you at about the room temperature 25 degrees Celsius, and the value is 1.0 multiplied by 10 raised to power minus 14. So what is the concentration of hydrogen ion in pure water at 25 degrees Celsius? इसमें मैंने आपको एक पूरी आयनाइजेशन जो है वो pH ऑफ वाटर कैलकुलेट करके बताई थी, एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर और ऑप्शन ए 1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 7, क्योंकि आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो जब मालूम किया था और पूरी जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी वो 10 की पावर माइनस 14 थी, जो इंडिकेट ही कर रही थी कि -7 की जो वैल्यू थी वो हाइड्रोजन आयन के लिए थी और -7 आपकी वैल्यू बन रही थी हाइड्रो ऑक्साइड आयन के लिए। तो अप्रॉक्सीमेट हमने क्या किया था, हमने उसमें से जो वैल्यूज थी हाइड्रोजन आयन की वो हमने निकाल ली थी, और हाइड्रोजन आयन्स के हमारे पास 2 यानी नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन्स थे, तो हमने उसको सपोज करके 7 2 14 कर लिया था, 7 2 14। तो हमने बाकायदा कैलकुलेशन की मदद से ये वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मौजूद है। Now dear students, on the same page number 48, that is the page number 48, you can find some short questions, and some of the short questions are not mentioned in your book, so I am going to write the answer of those short questions on the whiteboard, and you have to note it down. Now the first question, that is a short question, is name 3 common household substances having, so you have to write down the answer starting from A, pH value greater than 7। आपने 3 ऐसे सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं
जो कि आप घरों में अपने यूज़ करते हैं और उनकी pH वैल्यू ग्रेटर दैन 7 है। ग्रेटर दैन 7 हमारे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? हमारी जितने भी एल्कलाइन या एल्कलीज होती हैं, एल्कली, उनकी जो pH रेंज है वो 7 से ज़्यादा होती है। सो दी सब्सटेंसेस इंक्लूड, राइट डाउन, कैल्शियम, स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पहला आपके पास सब्सटेंस आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैविंग फॉर्मूला CaOH taken twice. Then the next alkali is potassium hydroxide, because potassium hydroxide is used in soft soap, in the manufacturing of soft soap, यानी हमारे जो लग्जरी सोप्स होते हैं जो बाथ के लिए या हमारे फेस वॉश के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम सॉफ्ट सोप कहते हैं। एंड सॉफ्ट सोप की तैयारी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होते हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे ज़्यादातर जिसे चूने का पानी कहा जाता है, तो चूना अगर घरों में किया जाए तो उसमें भी इस एल्कली का इस्तेमाल होता है, जिसकी वैल्यू या pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारी हार्ड किस्म की जो ऐसी सोप जो कि हम मुंह धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कपड़े धोने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड हैविंग फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH। देन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ you have to write down the name of the substance having pH value less than 7, यानी हमारे ऐसे सब्सटेंस जिनकी वैल्यू हमारे पास 7 से कम होती है और ये हमारी ज़्यादातर एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो कौन से हैं? लॉट ऑफ एग्जांपल हमारे पास हैं घरों में जो हम यूज़ करते हैं। समहाउ हम बाज़ दफ़ा अपने वॉशरूम या जो हमारे जो स्लैब्स होते हैं या ऐसी चीज़ें जिन सैनिटरी वेयर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी सफाई के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पोर करते हैं ताकि वहाँ से तमाम जर्म्स वगैरह का ख़ात्मा हो जाए। तो ये एसिड यूज़ होता है। एंड अनदर एसिड विच इज़ यूज इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनका भी घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड द थर्ड वन इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। sulfuric acid having formula H2SO4. Now come to the C part of the same question, and you have to write down the name of the substances having pH value equals to or equal to 7. तो ऐसे कौन से substances हैं आपके पास? One of the most common one is the table salt that is sodium chloride. फॉर्मूला आपको पता है कि NaCl हम इसके लिए लिखते हैं। Then we have potassium nitrate, normally used as fertilizer. फर्टिलाइज़र की तैयारी में इसको यूज़ किया जाता है और घरों में जो आप क्यारियाँ वगैरह या घरों में अगर जिनके गार्डन है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, it is also that is the pH value which is very common one and common solvent जिसकी pH value आपकी 7 के बराबर है. It is water having formula H2O. So these are some of the substances having different pH value or range. Now question number 7. Name 2 acids used in the manufacture of fertilizers. फर्टिलाइज़र की तैयारी में कौन से 2 एसिड्स यूज़ होते हैं? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड एंड यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला एज वेल. फॉर्मूला लाजमी आपने लिखना है क्योंकि केमिस्ट्री में विदाउट फार्मूला आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं. एंड द B1 इज़ नाइट्रिक एसिड. Nitric acid is also used in the manufacturing of fertilizer having formula HNO3 जिसमें तीनों आपके सब्सटेंस जो हैं यानी तीनों एलिमेंट आपके कैपिटल लेटर से शो होंगे. नेम एन एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. फूड के
जिसे आप कह सकते हैं फूड को ज़्यादा अरसे के लिए महफूज करना, प्रिजर्वेशन कहते हैं, महफूज करना। तो फूड को महफूज करने में कौन से एसिड्स या किस एसिड का इस्तेमाल होता है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ए। आप एक एसिड के अलावा भी लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इज़ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एंड फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का CH3COOH। and along with you can also write one more acid and the acid is benzoic acid. Benzoic acid having formula C6H5COOH. So C6H5COOH. Question number 20 is which salt is used to prepare plaster of Paris? Plaster of Paris की तैयारी में किस salt का इस्तेमाल किया जाता है? And answer of this question is given in your topic uses of salt. And answer is plaster of Paris is prepared by calcium sulfate. And the formula of calcium sulfate is CaSO4 with 2 water of crystallization. So these 2 water means 2 water of crystallization. And another term or the common name of this salt is gypsum. This gypsum is also used in making or manufacturing of cement. Cement की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। On page number 49 you have some extensive questions, that long question answers, in which some of the problems are related to your question number 8. So I'm going to solve question number 8 now in front of you, and according to this question you are having a strong acid HNO3 and a strong base NaOH. On mixing, what type of salt will you have and what type of this reaction will it be soluble or insoluble? If it is soluble, how it will be recovered? So we have to find out the answers, and I'm going to write the answers on whiteboard. Now, according to this question number 8, that is a long question, you have been asked, आपसे पूछा ये गया है कि अगर आपको एक strong acid के तौर पे नाइट्रिक एसिड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका जो रिएक्शन है वो आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएं, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको दिया गया है या दी गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपसे कहा जाए कि इनको मिक्स करने के बाद आप देखिए कि क्या केमिकल रिएक्शन होता है। सो आफ्टर मिक्सिंग टुगेदर योर केमिकल रिएक्शन विल बी, आपका केमिकल रिएक्शन क्या होगा? सो स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर यानी रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा, यानी कंपाउंड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सोडियम विल कंबाइन विद द नाइट्रेट and the remaining OH and H will combine together to form water. So salt जो आपका बन रहा है, it is sodium nitrate NaNO3 along with water H2O is formed. So the reaction doesn't need any balancing. Now यहाँ तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ बेटा, आपने क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है अपना आंसर नंबर 1। एंड अगर बुक में आप रीड करें तो क्वेश्चन है आपका दैट इज़ पार्ट 1, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव। तो सॉल्ट हमारा कौन सा बनेगा? तो आपको नज़र आ रहा है कि सॉल्ट क्या है, किस तरह का सॉल्ट है। ये सोडियम नाइट्रेट है, और सोडियम नाइट्रेट किस टाइप का सॉल्ट है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अगर आप लिखना चाहें आंसर में तो सोडियम नाइट्रेट लिख सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ सॉल्ट में आपने ये बताना है कि जो 6 टाइप ऑफ सॉल्ट्स आपने पढ़े उसमें कौन से टाइप ऑफ सॉल्ट में आता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा ये सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट हमने कैसे गेस किया कि ये न्यूट्रल है? क्योंकि हम न्यूट्रल सॉल्ट की डेफिनेशन जानते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट उससे बनते हैं
जो कि जिसमें कंप्लीट आयनाइजेशन होती है। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कम्प्लीटली एसिड से रिमूव हो गए हैं और उनकी जगह सोडियम ने ले लिए। तो कंप्लीट आयनाइजेशन के नतीजे में और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन के नतीजे में जो सॉल्ट बनते हैं उनको न्यूट्रल सॉल्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2, व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी। अब आपने इस रिएक्शन की टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। टाइप ऑफ रिएक्शन से बहुत ही आसान सी चीज़ कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो किस तरह का रिएक्शन है ये? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको मैं लास्ट टॉपिक में बता चुकी हूँ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करें, रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ पार्ट 3 एंड द क्वेश्चन इज विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। यानी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सोडियम जो नाइट्रेट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्या ये सॉल्युबल सॉल्ट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट है, कौन सी कैटेगरी में आता है सॉल्ट की। तो कौन सा सॉल्ट है, क्योंकि ये पानी में हल हो जाता है, पानी में डिसोल्यूशन की वजह से इसको सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट। देन पार्ट 4 एंड द क्वेश्चन इज इफ़ इट इज़ सॉल्युबल हाउ इट विल बी रिकवर्ड। कह रहे हैं कि अगर सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है जो पानी में हल हो जाता है तो हम इसको दोबारा से पानी से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो चुका है, अब हमें वाटर को इस सॉल्ट में से निकालना है। क्या आप सोडियम नाइट्रेट को दोबारा सॉलिड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, विच इज़ दैट मेथड? तो हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट को रिकवर करने के लिए जो बहुत बेस्ट मेथड यूज़ होता है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। एंड अनदर टर्मिनोलॉजी ऑफ इवेपोरेशन इज़ क्रिस्टलाइजेशन। हम क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से भी, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे और रिमेनिंग आपका जो सॉलिड सब्सटेंस बचेगा दैट इज़ कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट विच इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8. Now on page number 50 you have another question in extensive questions, question number 11. So you have to write down or complete and balance the following equations or the equations which are given on page number 50. So in this case we have first one, writing in words. पहली हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है केमिकल इक्वेशन वो है एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास वर्डिंग्स में है, हमने इसको सिम्बॉलिकली सिम्बल्स में लाना है और कंप्लीट करना है साथ साथ। सो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, सो वी विल राइट फर्स्ट द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al प्लस hydrochloric acid. The formula of hydrochloric acid is HCl and the resulting product is Al combined with Cl to form aluminium chloride AlCl3 plus H hydrogen gas is evolved. Now we need to balance the chemical equation by writing the number of atoms of each element on both sides. So the first reactant sides, and these are products. Now we have to balance the reactant or number of the elements or atoms on the reactant side to the product side. So first we are going to write the sequence of element in this way, that starting from aluminium, hydrogen and then chlorine. In the similar manner, aluminium, hydrogen and chlorine on the other side as well. Now we are going to write the number of atoms of each element or each element present in, and even you have to write down the number of atoms on both sides. Starting from aluminium having no number, it means it has only one atom. Hydrogen 1, chlorine 1, while on the other side aluminium 1, chlorine 3.
and hydrogen 2. Now where is the deficiency? जहाँ पर आपको कमी नज़र आ रही है वहाँ पर आपने addition of number करना है and multiply that number to the actual number of atoms. For example, एल्यूमिनियम दोनों साइड पे बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है. सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 on the in the reactant side, multiply by 2. So by addition of this 2, hydrogen on both sides becomes equal. अब यहाँ पर आपने ये जो 2 का इजाफा किया है, you have to add this 2 in the coefficient where the hydrogen is present in the reactant. So there is no hydrogen along with the aluminium. We will not write 2 here. We will write 2 in the coefficient of hydrochloric acid. But with the addition of this 2, chlorine is also disturbed. So we will write 2 in front of chlorine as well. So with the addition of this 2, chlorine has 2 atoms now. But here you can observe that chlorine is also disturbed on the product and reactant side. Both are not equal. So we are going to add, for example, this 2 in front of chlorine in this way, that 3 2s are 6. 3 2s are 6. You can even write here 3 2s are 6. And for this purpose you are going to add 6 directly along with 1 chlorine atom, which was previously I have already written. So 6 ones are 6. To balance the chlorine on both sides 6, we need to add coefficient 6 over here. So due to the addition of this chlorine, that is the 6th number of atoms, 6 hydrogen will also be participating in the reaction. So we are going to add 6 along with the hydrogen as well. So 6 ones are 6. Now we will check on the other side that by the addition of this 2, we are going to write 2 here along with the chlorine, not here, because the chlorine is present in aluminium chloride. So 2 3s are 6. Chlorine is balanced on the both sides. Now what about the hydrogen and aluminium? Now they are being disturbed because aluminium, number of aluminium atoms are now 1 multiplied by 2 is equals to 2. So only you have to do that, add 2 in the coefficient of aluminium. So in this way the aluminium is balanced now. Now the problem which is left with hydrogen atoms. How many hydrogen atoms are present? On the reactant side 6. And we need to add at least 3 multiply 3 here in the coefficient along with the hydrogen, so it makes or gives you the result 6. Now you can see on both sides hydrogen atoms are balanced. So this is the solution of completing and balancing the equation. Now students, you have to do part 2, part 3, 4 and 5 of question number 11 by yourself. So do these parts by yourself. आपने ये क्वेश्चंस अब खुद कोशिश करनी है कि आप इसी मेथड से करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करते हैं और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है. सो अल्लाह हाफिज़.